हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर आती हूँ डेली सीडीपी के पीवाई क्यूज क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में, जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 30 क्वेश्चंस का सेट रहता है, उसके साथ ही 12 बजे क्लासेस होती हैं डेली। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फ्रायड के अनुसार मूलतः मनुष्य में आनंद अनुभूति से प्रेरित होती है कौन सा? यहाँ पे इदम, अहम, परा अहम या फिर चिंतनशील। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने 3 शब्द दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इनसे पूछे भी जाते हैं, जिसको आप सभी ने पढ़ा भी होगा। इदम, अहम और परा अहम को इन्होंने आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो भी कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ईगो, जिसको इन्होंने परा अहम शब्द कहा है। हिंदी में इसको कहते हैं परा अहम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम व्यवहारवादी के बारे में कहें तो कौन से ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि मुझे छोटा सा कोई नवजात शिशु ला करके दे दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो किसने कहा है? यह कहा है वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में यह अपने जो कथन है उसको प्रस्तुत किया, और अपनी इस कथन के द्वारा ही अब बच्चे के संदर्भ एक अच्छे मनोवैज्ञानिक के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान को केंद्रित करने के आंतरिक कारण है रुचि, बाह्य उत्तेजना, समय, उसके साथ ही अवस्था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे दिया गया है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अधिगम की स्थिरता, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम में रुकावट जिसको पठार बोलते हैं, और अधिगम में वृद्धि या फिर रुचि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने कई बार आपको बताया कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, अधिगम, विकास या फिर चिंतन। तो अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है वह अधिगम कहलाता है। इसी के साथ अगर यहाँ पे ऑप्शंस में सीखना दिया होता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखना और अधिगम दोनों सेम होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर सीखने के संदर्भ में हम बात करें तो बहुत से ऐसे स्टेटमेंट है, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनमें सिम्पसन के कथन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें उन्होंने माना है कि जो व्यवहार बच्चों में परिवर्तन जिसके कारण होता है, उनमें अनुभव और परिणाम के द्वारा ही व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुरूप सीखता है, और यही सीखना उसका अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवन के किस काल में स्मृति का विकास तीव्र गति से होता है? यहाँ बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर स्मृति का तीव्र विकास से संबंधित है बुद्धि का। किस एज में बुद्धि का जो है सर्वाधिक विकास होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चिंतन का सर्वोत्तम उदाहरण होता है समस्या समाधान, कल्पना, स्मृति या फिर ज्ञान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन का जो सर्वोत्तम उदाहरण है तो वो आपका हो जाता है कल्पना। जब आप कल्पना करते हो तो आप सोचते हो, और सोचना ही आपका चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी अच्छे हो रचनात्मकता, अध्ययन, विद्यालय कार्य या फिर सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मकता, जिसको अन्य नाम से आप सभी जानते होंगे सृजनात्मकता। और ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है। सृजनात्मकता यानी कि बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका मस्तिष्क का विकास होता है, वो चारों तरफ से सीखते हैं। एक तरीके से आपने पढ़ा होगा कि बच्चा जो है वो चारों तरफ से सीखता है, तो वो हो जाता है उसका सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया है? और ये कल भी मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, थर्नडाइक का दिया गया है, जिसमें इन्होंने 3 जो है नियम बताए हैं। कौन कौन सा, जिनमें हमने कमेंट में भी पूछा था आपसे कि आपको अगर आएगा तो आप जो है इसे जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इन्होंने 3 जो है नियम बताए, जिसमें प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, और इनके 5 गौड़ नियम भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी थर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? पहचान, तार्किक, पुनः स्मरण या फिर पुनः सीखना विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक विधि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टीएटी यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसकी जो है यहाँ पे दिया गया है कि बताना है किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, सॉपर्थ, टॉलमैन, मरे या फिर वेल्स। तो मार्गन एंड मोरे, जिसको मैंने कई बार इसमें डिस्कस भी किया है इस टॉपिक पे। और उसके बाद ही कब ये इन्होंने इसका दिया विकास हुआ 1935 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा या फिर ज्ञान केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा यानी छात्र केंद्रित शिक्षा सेम हो जाएगा, छात्र या फिर बालक केंद्रित शिक्षा आएगा तो भी या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण यानी परिपक्वता का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत। तो जो ये वर्गीकरण का सिद्धांत है यही इसका सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगर यहाँ पर जब पूछता तो यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, ये सारे जो है वृद्धि व विकास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का जो है क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि कक्षा शिक्षण में पाठ योजना बनाते समय किन नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए? प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का या फिर साहचर्य का नियम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुच्चय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? सामान्यीकरण, विश्लेषण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पुष्टिकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम सोपान पूछा है, अगर यहाँ पे अगर हम बात की है प्रथम सोपान का तो प्रत्यक्षीकरण का प्रथम सोपान होता है। विभेदीकरण जिसको बोलते हैं इसका द्वितीय सोपान हो जाता है और उसके बाद इनका तृतीय सोपान हो जाता है पृथक्करण और सामान्यीकरण इनका चतुर्थ सोपान हो जाता है। ये इनके हो गए चार जो है सोपान। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लासेस बहुत ही छोटी रहने वाली है, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो क्लासेस भी बड़ी मिलेंगी और इंपॉर्टेंट भी क्लासेस मिलेंगी और आपके आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। तो फ्रेंड चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बाकी आप सब कुछ जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो पहले की वीडियोस पड़ी वहाँ पे जाकर के वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। बाय बाय।